जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो द हिंदू न्यूज एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के, ये पूरे के पूरे यहाँ पर जो है वो कवर किए जाएंगे, ए टू जेड टॉपिक्स, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट आपके सिविल सर्विसेज के लिए हैं, तो ये डिजिटल न्यूज़पेपर से मैं आपके पूरे टॉपिक्स जो है वो कवर अप करूंगा। प्लस इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं रिगार्डिंग अवर क्लासेस, और डेली बेसिस पर वहां पर क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो पुट किए जाते हैं। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ न्यूज में, उसको जो है वो आपको फॉलो अप करना है, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, उसको जो है वो नोट बनाते हो उसके चलिए। और प्लस इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, हमारे पेड कोर्सेज के लिए। तो एप्लीकेशन आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के 94 टॉपिक्स कंप्लीटली फ्री जो है वो यूट्यूब में डले हुए हैं, उसमें आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा एनवायरमेंट के माइंड मैप्स वाले टॉपिक चल रहे हैं, और जिसको आप रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हो चुका है। तो ऐसे 4 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बिल को हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है। आपको पता है ना कि एक बार बिल जो है वो किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा में जैसे बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, वो राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां से ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब जाकर वो कानून बनता है। तो ऐसे 4 कानून हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ काफी डिटेल में। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ये एक कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो, ये पीआरएस की वेबसाइट है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये पीआरएस की वेबसाइट है। हमेशा जो भी बिल वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, इस वेबसाइट से पढ़ना है। ये हिंदी में भी अवेलेबल रहती है इसके कंटेंट। अगर मैं स्विच टू हिंदी जो है वो कर दूंगा, आप देख सकते हैं, तो कंटेंट पूरा का पूरा जो है वो उसमें हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये बिल के हाइलाइट्स हिंदी में भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको बिल को जो है वो पढ़ना है, कवर अप करना है। ऐसे ही दूसरा बिल हम लोग को देखने को मिला, दिल्ली सर्विस बिल। अच्छा, ये वाला बिल नहीं है, सॉरी। दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट, राइट। फिर डेटा प्रोटेक्शन तीसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। चौथा जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट। तो ये 4 बिल हैं। इन बिल से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो। ये चारों बिल को मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये आपका टास्क है कि आपको पीआरएस से इस बिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखो, इसके अंदर हर चीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ की फीचर्स पर पढ़ो और हाईलाइट पढ़ो, बस कि बिल के फीचर क्या है, और बस हाईलाइट। बाकी पूरा यूज, ये सब इतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सिर्फ बिल, उसके क्या हाईलाइट्स हैं, और उसका इंट्रोडक्शन, बस जिससे कि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है। तो ये 4 बिल हम लोग को इंपॉर्टेंट बिल देखने को मिले जो पास हुए हैं। ये आपका टास्क है, आपको इसको फिनिश करना है, और फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो बता देना है कि भाई आपने फिनिश कर लिया है। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ही बता सकते हो कि आपका ये टॉपिक, ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। आपको याद रहोगा, कुछ दिनों से काफी बार हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं कि पहली बात तो ये बताओ मुझे कि कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि अमेजॉन फॉरेस्ट कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है। तो साउथ अमेरिका की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो नजर आएगा। हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं एसीटीओ के बारे में, लगातार ये बार बार न्यूज में आ रहा है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एसीटीओ। अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला कि 5 कंट्रीज जो है वो साथ में आई हैं, और ये कंट्री जो है वो फोकस किस चीज पे कर रही हैं कि इनको अमेजॉन फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन से बचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 कंट्री से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, बोलीविया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, ग्युयाना। इसके अलावा और भी कुछ है कंट्री, सुरीनेम और फ्रेंच ग्विनिया, राइट। तो ये भी है, बट ये 5 कंट्रीज जो है वो मिलकर आई हैं, और इन 5 कंट्रीज का मेन फोकस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि अमेजॉन फॉरेस्ट को जो है डिफॉरेस्टेशन से बचाना है, राइट। यानी कि वहां पर पेड़ वगैरह की कटाई ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ की कटाई हो रही थी वहां पर। इसके अंदर कुछ चीजें और भी आई हैं, जैसे कि ये लिख लो आप, ये आपसे पूछा जा सकता है, बेलेम डिक्लेरेशन। ये लिख लो, ये नोट्स में लिख लेना, बेलेम डिक्लेरेशन ये किससे एसोसिएटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है, बेलेम डिक्लेरेशन जो है वो अमेजॉन फॉरेस्ट को बचाने से रिलेटेड है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, एसीटीओ के अंदर ये डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया, ठीक है। तो ये आप डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिला, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना कि ये डिक्लेरेशन जो है वो इंश्योर करता है कि कंट्री जो है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को जो है वो बचा ले। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर आई थी, बट आप लोग के लिए उतनी कुछ खास काम की नहीं है। जैसे कि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंडिया का टोटल एरिया, लैंड एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है, काफी सारी जगह पर आपने शायद पढ़ा हो। तो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर न्यूज के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका जस्ट डबल एरिया जो है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का है, 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इसके अलावा कोलंबिया, वेनेजुएला,
गुयाना और सुरीनेम, फ्रेंच गुयाना और इक्वाडोर, यहाँ पर जो है वो फैला हुआ है। तो ये कंट्रीज के नाम जो है वो थोड़े से ध्यान में रखना। कभी-कभी ये भी आ सकता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताओ कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है, क्योंकि मैप से रिलेटेड ऐसे ही जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मैप की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करनी है। पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र हम लोग को साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आपको मैप बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करते हुए चलना है। इसके अलावा इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह भी थी, जैसे कि इस आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मतलब अगर 20 या 25% फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फॉरेस्ट जो है वो सैवानाइजेशन की प्रोसेस में एंड करेगा। तो सैवानाइजेशन की प्रोसेस, सवाना, मैंने आपको सवाना ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, राइट? वेरियस प्रकार, अलग-अलग टाइप्स हम लोग को फॉरेस्ट के देखने को मिलते हैं ना, ऐसे ही सवाना ग्रासलैंड है। सवाना क्या होता है? बीच-बीच में घास है और दूर-दूर पेड़ हम लोग को डिस्टेंस में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर 20-25% ही अगर फॉरेस्ट खराब हो गया, तो ये सैवानाइजेशन की प्रोसेस इसमें शुरू हो जाएगी कि धीरे-धीरे करके फिर पूरा नष्ट होने लगेगा। तो अब सभी कंट्रीज मिलकर ये फोकस कर रही है कि हाँ भाई, पेड़ जो है वो बचाने हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग को मेनली यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट्स इट। क्लियर? अब आसाम राइफल का केस आपको ऑलरेडी पता है, अभी मणिपुर में इशू चल रहा है और अभी एफआईआर भी जो है फाइल की गई है आसाम राइफल्स के अगेंस्ट, राइट? तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, इसमें आसाम राइफल के बारे में बताया हुआ है पूरा। आपको आसाम राइफल के बारे में सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि आसाम राइफल, पहली बात तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आसाम राइफल जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, जिनको पता है ये लिख लेना, जिनको नहीं पता कि आसाम राइफल्स हम लोग को देखने को मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के अंडर आती है। आसाम राइफल जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसका प्रशासन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है और उसका ऑपरेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है कि वो जो भी ऑपरेशन करेगी वो किसके गाइडेंस में करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, दो मिनिस्ट्री के अंडर है और यही इसके लिए सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में। और न्यूज में यही चल रहा था कि आसाम राइफल्स वाले जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है आसाम राइफल्स की, जो जो वहां पर तैनात है शांति को बरकरार रखने के लिए मणिपुर के अंदर, तो ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाए गए, इवन एफआईआर भी हो गई है कि ये जो है वो मैतेई कम्युनिटी के अगेंस्ट चले गए, ये कुकी कम्युनिटी को जो है वो काफी सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो इसी को लेकर एक इशू हम लोग को देखने को मिला था, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था। बाकी आपको एक जनरली आइडिया होना चाहिए कि मणिपुर में क्या चल रहा है और बहुत वॉयलेंट स्थिति आपको पता ही ऑलरेडी। और आसाम राइफल का ये केस प्लस आसाम राइफल से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स। स्टार्टिंग में आसाम राइफल जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर थी, पता है, स्टार्टिंग में। और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पॉलिसी जब तक रही 1965 तब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर थी, फिर बाद में जाकर एमएचए और एमओडी के अंदर आ गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आर्टिकल 370 के बारे में आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूं काफी डिटेल में। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आर्टिकल 370 को लेकर के, आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से हटाया गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बट इसके अंदर काफी अच्छी स्टोरी जो है बताई गई है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों मिला। तो आपको ऑलरेडी पता है, जब ब्रिटिशर्स, मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है मुझसे, आपको आराम से इसका आंसर जो है पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के जा रहे थे तो उस समय उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें हम लोग, तो उन्होंने ये कंडीशंस वगैरह जो है वो सामने रख दी इंडिया के, कि इंडिया के पास, और अब देखो इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हो चुका था, राइट? दो डोमिनियन, दो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही थी, राइट? अब इसके अलावा छोटे छोटे राजाओं की टेरिटरी भी थी, छोटी छोटी सी टेरिटरी जिन पर राजा रूल करते थे, जिनको हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दे दिए, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिया ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो ये तीन ऑप्शन दिए थे, करेक्ट? अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की दोस्ती दोनों से थी, संबंध दोनों से थे, पाकिस्तान इंडिया दोनों से। तो जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा डिलेमा में था, महाराजा हरी सिंह वहां पर थे, वो थोड़े डिलेमा में थे, सोच रहे थे किसको ज्वाइन करे किसको ज्वाइन करे। बट हरकत क्या हुई, अचानक से अटैक्स होना शुरू हो गए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कुछ ट्राइब्स जो है, एग्रेसिव ट्राइब्स एंटर करने लगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मिलिटेंट एंटर करने लगे पाकिस्तान की तरफ से। तो महाराजा हरी सिंह को क्लियरली समझ में आ गया कि बिना पाकिस्तानी फोर्स की मदद से ये ट्राइब्स मैन या मिलिटेंट जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं कश्मीर के अंदर। तो इन्होंने उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो लेटर लिखा और बोला, रिक्वेस्ट करी कि आप जो है वो हमें प्रोटेक्ट करो। तो लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से वहां पे रिप्लाई, क्योंकि हमारा लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हम लोग को देखने को मिला था इंडिया का, आपको पता है ना ये वाला फैक्ट। तो ये घटना थी 26 अक्टूबर 1947 की। तो उन्होंने लिखकर भेजा
कि भाई हम आपकी हेल्प तो कर देंगे, बट द पॉइंट इज दैट हम एक ही शर्त पर कर पाएंगे अगर आप इंडिया ज्वाइन करोगे, राइट? अब वो डिलेमा में थे कि यार इंडिया तो ज्वाइन कर तो लेंगे, बट इन्होंने उसी लेटर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन लिख दिया और कंडीशंस दे दी उनने। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में क्लियरली लिखा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कानून होगा, तीन चीजों को छोड़कर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये तीन सब्जेक्ट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे, बाकी सब जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है। बट ये टेम्पररी था, ये परमानेंट नेचर का कभी भी नहीं था, राइट? तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 370 के फीचर्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी जो है पता हुआ है, कई बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है। स्पेशल स्टेटस जो था ना, उनका खुद का जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था। वहां जैसे हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी ये सब कोड चलते हैं ना, वहां पर रणबीर कोड चलता है, रणबीर कोड, राइट? तो ये फैक्ट्स है, थोड़े से वो ध्यान में रखिएगा। अब वो चलता था वैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अब तो कुछ नहीं है, अब तो दो यूनियन टेरिटरीज में जो है वो डिवाइड हो गया है, एक यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर के साथ और एक विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो देखो ये टॉपिक लगातार बार बार न्यूज में चल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हो न्यूट्रिशन की मदद से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट इंटेक कर रहा है तो वो उसका ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाएगा और मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, यानी कि डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड सर्वे वगैरह जो है वो कंडक्ट हुए, लैंसेट और लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जो है उनकी रिसेंट रिपोर्ट में ये सब चीजें आई और सर्वे वगैरह जो है वो कंडक्ट किए। झारखंड के अंदर ये सर्वे वगैरह जो है वो कंडक्ट हुए थे, राइट? और ये था राशंस रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये करीब 2800 लोगों के ऊपर जो है वो किया गया था, राइट, सर्वे। और झारखंड का ही था ये सर्वे, वैसे आपको स्टेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे ये सर्वे वगैरह कंडक्ट किया गया था, बट आपको ये जनरली पता होना चाहिए कि पहली चीज तो हमारा टारगेट ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का हमारा टारगेट क्या है 2025 का, एंड टीबी बाय 2025 या एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, ये ट्यूबरकुलोसिस खत्म करने का हमारा टारगेट है। प्लस ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कौन सी स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, ये स्कीम का नाम जो है वो आप ध्यान में रखना, निक्षय पोषण योजना। लिख लो, निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना। इस स्कीम के तहत क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 500 रुपए का हर महीने जो है वो दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को। ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। टीबी के पेशेंट को हर महीने 500 रुपए दिया जा रहा है और ये सोचकर दिया जा रहा है कि वो अपनी न्यूट्रिशनल हेल्थ पर जो है फोकस करेगा, यानी कि डाइट वगैरह प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो इनटेक करेगा वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही। तो ये रिपोर्ट काफी अच्छी है, बताया जा रहा है, कंटिन्यूस आ रही है इस प्रकार की न्यूज कि न्यूट्रिशन इंटेक से जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क जो है वो काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हो गया है। ये बिल्कुल क्लियर कट चीजें जो है वो सामने आ चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तक इस चीज के बारे में जो है वो जिक्र किया था, कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी किया था। एनीवेज, नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट, अभी आपको पता है कि आज की डेट में सरकार जो है वो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह, राइट, तो ये इसके इंपोर्ट पर जो है वो रोक लगा रही है। अभी हमने डिस्कस भी किया था, अमित शाह जी ने जो है वो स्टेटमेंट दिए थे कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस इंपोर्ट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। बट आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारी कंट्री के अंदर अगर ये कंप्यूटर्स वगैरह मैन्युफैक्चर होंगे, लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होंगे, तो कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो एनहांस होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो इसी वजह से पीसी इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया। एक तो वही सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अगर हम अपनी कंट्री में यूज कर रहे हैं और बाय चांस उस कंट्री की किसी कंपनी ने छोटी सी भी एक चिप में छेड़खानी करी, तो उससे हमारा पूरा डेटा जो है वो लीक हो जाएगा। तो ये डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जा रहा है, और दूसरा हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये लिख लो, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में जो है पढ़ना। ये HSN सिस्टम इसको जो है वो हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका ये स्टैंडर्ड है, उसकी कोडिंग है, राइट? कि अगर हम लोग को देखने को मिलता है कोई भी कंसाइनमेंट अगर जा रहा है तो उस कंसाइनमेंट में क्या चीज है और क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, तो वो इस कोड से जो है वो देखा जाता है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और पूरे टास्क कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर टास्क कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब आपको ये कोरल रीफ्स के टॉपिक को मैं आपको एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको ऑलरेडी पता है कोरल रीफ्स क्या है। बताओ जरा, कोरल रीफ्स क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कोरल रीफ्स, राइट? ये बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था। पॉलिप्स याद आ रहा है? जूजैंथली याद आ रही है? कोरल रीफ का ओरिजिनल कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, जूजैंथली उससे अटैच होकर उसको कलरफुल जो है वो बनाती है। तो ये कोरल रीफ्स है। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते कोरल ब्लीचिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि कोरल रीफ्स जो है वो खराब होती जा रही है।
फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये भी अब सामने आ गया कि ह्यूमन एक्टिविटी, लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प करेगी कोरल्स को वार्म ओशियन के बावजूद भी। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कोविड का एग्जांपल है, लॉकडाउन जब था तो उस समय आपने देखा पोल्यूशन कितने हद तक कम हो गया था, लेक्स अपने आप ठीक हो रही थी, क्योंकि इस नेचर की प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये नेचर अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है, राइट। उसके पास इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी कि वो खुद ब खुद अपने आप को जो है वो ठीक कर लेगा। ये नेचर की हम लोग को जो है वो बेस्ट चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो वही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम लोग ह्यूमंस जो है अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोरल्स को, तो ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भी कोरल जो है वो ठीक हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में एनवायरमेंट में ऑलरेडी मैं पूरी चीज डिटेल में कवर करा चुका हूँ। आज ही हमारा एनवायरमेंट के पूरे टॉपिक्स जो है वो फिनिश हो गए हैं, कंप्लीट टॉपिक्स। नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड बाय एल नीनो। अब देखो यार, एल नीनो और लानीना ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना है, एल नीनो और लानीना। लानीना के कारण इंडिया में फ्लड आता है, पिछले 3 सालों से हम लोग लानीना फेस कर रहे थे, अब ये वाला साल जो है वो एल नीनो का है। बट ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग को जो है वो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। कभी कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, कहीं पर इतनी ज्यादा हो रही है कि बाढ़ आ जा रही है, राइट। तो ऐसी स्थिति हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो न्यूज में बताया जा रहा है कि एल नीनो का ज्यादा इफेक्ट हम लोग को नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। बट आपको ये कॉन्सेप्ट एल नीनो और लानीना का बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये टीबी का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर। टीबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बस आपको होनी चाहिए, और हमारा टारगेट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। बट ये टारगेट जो है फेल हो जाएगा, अचीव नहीं कर पाएंगे हम ये टारगेट, क्योंकि कोविड-19 के चलते हम लोग और पीछे हो गए हैं, रिवर्स में जो है वो थोड़ा सा चले गए हैं कोविड-19 के बाद। तो ये टारगेट अचीव होना काफी ज्यादा मुश्किल है। एनीवेज, अब नेक्स्ट, ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये पैराग्वे जो है वो चले गए हैं चाइना के प्रेशर के बावजूद। अब देखो यार, पैराग्वे ये कंट्री आपको साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये है पैराग्वे, ये कंट्री है, राइट, साउथ अमेरिका में। लोकेशन वगैरह आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब ताइवान तो आपको ऑलरेडी पता है, चाइना के नीचे एक छोटी सी टेरिटरी है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ये ताइवान आती है, राइट। ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है, बट वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो चाइना के कंट्रोल में ही है। अब देखो, अब ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चले गए साउथ अमेरिका की कंट्री में। अब किसी भी टेरिटरी को भी, एक कंट्री की टेरिटरी को जो है वो नहीं होती है फॉरेन रिलेशन बनाने की। अब ताइवान जैसी फॉरेन रिलेशन बना रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उससे चाइना जो है वो गुस्से में आ गया है कि भाई ये क्या है, राइट। और कई बार इसने मना भी किया है ताइवान को, चाइना ने, कि फॉरेनर्स के साथ कॉन्टेक्ट मत बनाओ, वो आपके राइट्स नहीं है, वो आपके अधिकार नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के जो है वो अधिकार होते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना। इसके अलावा नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस आ रहा है। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग को देखने को मिली थी, तो न्यू, अब देखो के कस्तूरी रंजन, राइट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, के कस्तूरी रंजन जो है कमिटी, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। तो ये जो एनसीएफएसई जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसको जो है वो डेवलप किया, ये फ्रेमवर्क को जो है वो कस्तूरी रंजन कमिटी ने डेवलप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्लास 3rd से लेकर क्लास 12th की बुक्स में जो है वो चेंजेस लाए जा रहे हैं, सुधार लाए जा रहे हैं, इसलिए 19 मेंबर का एक पैनल जो है वो एनसीईआरटी ने तैयार किया है, बनाया है। तो ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। और इस, अब देखिए, अब ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो पैनल तैयार किया है, राइट, वो उस पैनल में मंजुल भार्गव और एक और हम लोग को देखने को मिलते हैं एमसी पंत। तो ये दो लोग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पंत कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी के सिलेबस को चेंज करने से रिलेटेड है, नई टेक्स्ट बुक जो है वो एनसीईआरटी की बनाने से रिलेटेड हम लोग को जो है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार प्लान कर रही है कि इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट पर कानून जो है वो बनाए जाएंगे, यानी कि उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून जो है वो बनाए जाएंगे। अब देखो प्लानिंग चल रही है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये लिख लो। ये 200% ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। बकशाली, बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट, ये लिख लो। क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है, तो इंडियन, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है ये, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर किताब में जीरो के उपयोग की बात की गई है। किताब बोलोगे आप या लिखित बोलोगे, मैन्युस्क्रिप्ट, ये देखो पेड़ की छाल पर जैसे लिखा गया है,
तो वो चीजें भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट 3rd या फिर 4th सेंचुरी एडी की ये है, राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, पहली इंडियन मेड एमआरआई स्कैनर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर दो चीजें आपको समझनी है। जो एमआरआई, आपको पता है ना, एमआरआई मशीन होती है, लोग एमआरआई कराते हैं 5-5 हजार से लेकर पता नहीं 40-50 हजार रुपए तक के एमआरआई होते हैं आजकल तो। ये देखो, इस तरीके की मशीन होती है जो फोटो में दिखाई दे रही है, लेट जाओ, ये अंदर चली जाती है, फिर आपको पूरा स्कैन करती है, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो बता देती है। अब जनरली क्या होता है कि इसके अंदर हीलियम डलता है। क्या डलता है? हीलियम, राइट? जनरली इसके अंदर हीलियम डलता है, लिक्विड हीलियम, और वो है तो बहुत ज्यादा मात्रा में, पूरे दुनिया भर में बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी हीलियम के साथ कि उसकी प्रोसेसिंग मुश्किल है। आप उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, कंट्रीज के पास बहुत कम कंट्रीज इसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अब क्या हो रहा है, इंडिया को हीलियम वाला क्या, एमआरआई इंपोर्ट कराना महंगा पड़ता है, और हीलियम ऑटोमेटिकली अपने आप में एक रेयर एलिमेंट है, राइट? तो इसलिए इंडिया ने एक बहुत बेहतरीन चीज कर दी है, हीलियम को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। अब हमारे इंडिया के अंदर पहला इंडिया एमआरआई स्कैनर बेंगलोर के वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, और सबसे बेस्ट चीज इसके अंदर यह है कि इसमें हीलियम का उपयोग नहीं किया गया है। तो अगर इसमें हीलियम का उपयोग जो है वो नहीं किया गया है, तो किस चीज का को उपयोग, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो ये समझाऊं कि हीलियम का उपयोग जो किया जाता है वो इस मशीन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, एज अ कूलेंट के तौर पर जो है वो किया जाता है। इन्होंने क्या किया, इसको कूल रखने के लिए, राइट, इन्होंने हीलियम का ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढा, राइट? देखो, लिखा है ना, रैपिडली कूल द स्कैनर्स मैग्नेट। लिक्विड हीलियम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्कैनर के मैग्नेट को कूल करना। अब उसकी जगह ये लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, और कर रहे हैं, बन चुका है ये। सस्ता भी होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ये एमआरआई स्कैनर हम लोग को देखने को रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीलियम, स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि और ये नॉलेज के लिए भी आपके, कि ये एमआरआई स्कैनर जो होते हैं इसके मैग्नेट्स को कूल करने के लिए हीलियम का उपयोग होता है, और हीलियम एक रेयर एलिमेंट है। अब इंडिया के अंदर जो बन रहा है उसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी संत रविदास जी की जयंती, 14th पोएट, 14th सेंचुरी के पोएट और सोशल रिफॉर्मर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो इनका एक मंदिर जो है वो तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है 100 करोड़ रुपए के एस्टिमेशन में। उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। और ये सागर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की है, वहां पर जो है वो इनका 100 करोड़ का मंदिर जो है वो बन रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको संत रविदास जी के बारे में जो है वो थोड़ा सा पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संत रविदास जी का, ठीक है? ये पटास के आपका लिख लो। नेक्स्ट, अब सूडान। सूडान कहाँ पर है? तो अफ्रीका की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो, ये इंडिया है, इंडिया से आप अफ्रीका की तरफ चले जाओ, ये साउथ सूडान, ये सूडान। तो यहाँ पर बड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो चल रहा है, मिलिटेंट एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था, राइट? एक स्टोरी है एक फैमिली की, वो आप लोग के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, दैट्स वाई ये टॉपिक जो है वो रखा हुआ है। और एक आइडिया कि भाई ये क्षेत्र जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाला है। अब आसाम राइफल्स के इशू के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, राइट, कि अभी जो है वो इनके खिलाफ केस जो है वो चल रहा है। तो उसी को डिस्कस करने के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है आसाम राइफल के चीफ और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी, राइट? तो आसाम राइफल वाले टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो, बहुत अब क्वेश्चन आएगा, ये बताओ न्योमा कहां पर है? न्योमा तो पेंगोंग सो लेक के पास में है, लद्दाख के अंदर न्योमा। और न्योमा पे हम लोग जो है वो भी जो तैयार कर रहे हैं कि जो फाइटर जेट्स जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए इसमें जैसे कि रनवे वगैरह नहीं होता, लैंडिंग स्पेस फाइटर जेट्स वगैरह की, तो उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक था। बट आपको सिर्फ इसकी लोकेशन ध्यान में रखना है, न्योमा। तो ये कहां पर है? लद्दाख में। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ्लाइंग फॉक्स बाइट्स, छोटी सी स्टडी जो है वो सामने आई कि जो फॉक्स बाइट्स वगैरह, चमगादड़ वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो ये दिन के समय पर जो है वो पेड़ में छुपे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनके सेंसेस उस समय भी काम कर रहे होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जानवर जो है वो अगर जैसे सो भी रहा है, मतलब ये बताया ये गया है कि वो सो भी रहा है, अगर आराम भी कर रहा है, तो भी उसके सेंसेस इतने ज्यादा काम कर रहे हैं कि उसका कोई शिकार ना करे, राइट? तो वो आसपास के एरिया को जो है मॉनिटर करता रहता है। बस इसकी जो है बात की गई, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, एक चीज पर अभी काम जो है वो चल रहा है राजस्थान के अंदर, यूएनएफपी है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है।
तो इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है ना, आज भी राजस्थान या इवन हमारी कंट्री के अंदर आज भी फीमेल चाइल्ड जो है उनको मार दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को जो है वो इस प्रकार की देखने को मिलती है। आई थिंक यू नो अबाउट इट, यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो उसी पर प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आगे चल के जो है वो इसकी रिपोर्ट जब आएगी तब हम उस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए गाइस इतनी ही न्यूज़ थी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।